वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली Z5 प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई साइलेंस 2 मूवी को लेकर आया हूँ। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो देख सकते हो। मैंने उसी वक्त पहले पार्ट की वीडियो बना ली थी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि पार्ट 2 में दूसरा केस चलता है। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इंडिया क्रिकएक्स के बारे में, जिसका ब्रांड एम्बेसडर है रॉबिन उत्तपम एंड श्रवंती चटर्जी। यहाँ अभी चल रहा है 10 करोड़ मिलियनियर कंटेंट। इस IPL 2024 सीजन पे तो ज्वाइन जरूर करना। आप देखो, यहाँ फ्री में पैसे कमाने का भी तरीका है। जैसे रजिस्टर करे फर्स्ट कमेंट पे दिए गए लिंक से और यूज करो मेरा प्रोमो कोड ट्यूब100 और पाओ 100 रुपए एकदम फ्री। रजिस्टर करके अपने फ्रेंड्स को शेयर करने पे आपको फ्री में मिलेगा 1200 रुपए। यहाँ आप गेम खेलने से BMW X5, iPhone 15 Pro भी जीत सकते हो। साथ में फ्री में हर मैच को HD क्वालिटी में भी देख सकते हो। IPL 2024 में क्रिकएक्स दे रहा है 1.2% बोनस आपके डिपॉजिट मनी पे। यहाँ डिपॉजिट एंड विथड्रॉ भी काफी सिंपल है। सो जाओ फर्स्ट कमेंट पे दिए गए लिंक से ज्वाइन करो। क्रिकएक्स एंड IPL सीजन पे दबा के पैसे कमाओ। कहानी की शुरुआत में ही अजमा नाम की एक स्कॉट को दिखाया जाता है, जो फिलहाल किसी बड़े से होटल में अपने क्लाइंट के साथ मौजूद होती है। काम खत्म होने के बाद अजमा का क्लाइंट किसी से फोन में बात करते हुए अजमा से कहने लगता है कि तुम फटाफट से यहाँ से निकल जाओ। तो अजमा कमरे से बाहर जाते वक्त गलती से अपने क्लाइंट के लैपटॉप में एक चीज को देखकर शॉक में रह जाती है और फटाफट से अपना फोन लेकर चुप चुप के इसकी फोटोज खींचने लगती है। तभी अजमा का क्लाइंट देखकर इसको 2-4 मुक्के मारने लगता है। खैर, दूसरे सीन में हमारे ACP वर्मा साहब को दिखाया जाता है। जब वर्मा अपनी गाड़ी में कहीं पर जा रहा होता है तो सड़क के पास एक बंदा एक लड़की को छेड़ते रहता है। हालांकि वो एक प्रोस्टिट्यूट होती है, जबरदस्ती करने लगता है इसके साथ। तो वर्मा इस बंदे को मार पीट कर पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। उसी वक्त वर्मा का हायर ऑफिसर वर्मा को कॉल करके एक शॉकिंग न्यूज बताने लगता है कि थोड़ी देर पहले नाइट ओल बार में एक शूट आउट हुआ और उसमें तकरीबन 10 लोग मारे गए और मरने वालों में से मिनिस्टर का सेक्रेटरी भी है। सो मिनिस्टर के साइड से बहुत ही जबरदस्त प्रेशर है मुझ पर, तुम फटाफट से उस बार में जाकर केस की इनिशिएशन करो। तो वर्मा और उसके टीम मेंबर्स फटाफट से क्राइम स्पॉट पर जाते हैं। तो किसी बंदे ने इन सारे लोगों को गन से मार चुका होता है। यहीं पर हमको एक और बात भी देखते हैं कि इन मरने वालों में से अजमा भी होती है। लकीली गोविंद नाम का एक बंदा जिंदा बच जाता है। तो दूसरे दिन वर्मा फटाफट से हॉस्पिटल पर जाकर इससे पूछताछ करने लगते हैं। गोविंद कहने लगता है कि सर बहुत ही अंधेरा था, मैंने उस बंदे का चेहरा नहीं देख पाया और ऊपर से वो ब्लैक हुडी पहना हुआ था। बार के अंदर एंटर हुआ, अपनी गन लेकर पक पक कहकर सारे लोगों को मार दिया। तो वर्मा सोचने लगता है कि उस किलर ने ऐसे क्यों आवाज निकाली पक पक कहकर। उसके बाद वर्मा उसके टीम मेंबर्स बार के CCTV फुटेज को चेक करने लगते हैं। तो सच में एक ब्लैक हुडी पहनकर एक बंदा अपनी गन के साथ इस बार में एंटर होकर इन सारे लोगों को मार देता है। इसी में वर्मा एक और बात भी ऑब्जर्व करता है कि इस बार के अंदर व्हाइट हुडी पहनकर एक बंदा आया था। इसका चेहरा भी CCTV फुटेज में नजर नहीं आता। और शॉकिंग बात यह है कि इस बंदे की डेड बॉडी वहाँ पर मौजूद नहीं होती और इसी तरह ये बंदा बाहर से गया हुआ वो भी फुटेज नहीं होता, जिसका मतलब यह बंदा शायद पीछे के रास्ते से भाग गया होगा। वर्मा क्राइम स्पॉट के फोटोग्राफ्स को देखने पर इसको एक और बात भी पता चलती है कि किलर ने अजमा को पास से आकर मारा, बाकी लोगों को दूर से ही मारा, जिसका मतलब टारगेट मिनिस्टर का सेक्रेटरी नहीं था, वो लड़की अजमा थी। और इस एक कत्ल को छुपाने के लिए उस किलर ने सारे लोगों को मार दिया। और इसी तरह क्राइम स्पॉट पर जो जो चीजें पाई गई उन सारी चीजों को थरोली चेक करने पर यह बात पता चलती है कि क्राइम स्पॉट पर अजमा का फोन मौजूद नहीं। तो वर्मा को समझ में आ जाता है कि किलर अजमा को मारकर उसका फोन ले गया होगा। और एक्चुअली वर्मा और उसकी टीम मेंबर्स को अभी तक अजमा के बारे में पता नहीं होता। तो अपने टीम मेंबर से कहने लगता है कि इस लड़की के बारे में पता करो कि इसका नाम क्या है, कौन है, क्या करती है। दूसरे सीन में सिटी के बाहर एक बहुत बड़े पुराने बिल्डिंग को दिखाया जाता है और इस बिल्डिंग में एक टीनेज लड़की भी होती है और शायद ये लड़की कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती रहती है, मतलब ये यहाँ पर बंदी होती है। खैर, दूसरे दिन जयपुर से जया नाम की एक पुलिस ऑफिसर वर्मा को कॉल करती है, कहने लगती है कि सर हम लोगों को लेक के पास एक लड़की की डेड बॉडी पाई गई। मारने वाले ने पहले उस लड़की को गला दबाकर मारा, बाद में गोली चलाई। कुछ सालों पहले आपने ऐसा ही केस को डील किया था ना? वर्मा कहने लगता है हाँ, बाबा गुम्स के केस में ऐसा ही हुआ था। किलर अपने विक्टिम्स को गला दबाकर मारकर बाद में गोली चलाता था
लेकिन उस केस में अभी भी वो हत्यारा जेल की सजा काट रहा है। शायद दूसरा बंदा कॉपी कैट कर रहा होगा। एक बार तुम उस विक्टिम के फोटोग्राफ्स मुझे सेंड करो, आई विल चेक इट आउट। उसके बाद वर्मा फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मिलने पर वो बंदा कहने लगता है कि क्राइम स्पॉट पर एक ही गन का इस्तेमाल हुआ और वो भी बहुत ही एडवांस वेपन। थोड़ी देर के बाद वर्मा के टीम मेंबर्स उस लड़की के बारे में पता कर लेते हैं। मरने वाली लड़की का नाम होता है आज़मा और आज़मा के साथ इरफान नाम का एक बंदा भी था, वो भी मारा गया। ये दोनों अच्छे दोस्त थे। आज़मा का एफबी आईडी चेक करने पर इन दोनों का एक और फ्रेंड भी होता है जिसका नाम होता है रिजवान, लेकिन उस रात रिजवान इन दोनों के साथ नहीं था। सो वर्मा की टीम मेंबर्स रिजवान के बारे में पता करने की कोशिश करने लगते हैं। तो बहुत ही मुश्किल से रिजवान का पता मिल जाता है। पता चलता है कि रिजवान अपने गांव पर गया अपने गाड़ी को रिपेयर पर देकर। उसके बाद पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर वर्मा को कॉल करके बताने लगता है आज़मा की बॉडी पर कुछ घाव थे, लेकिन वो घाव आज़मा मरने के 2 दिन पहले के थे, जिसका मतलब आज़मा के साथ किसी से झगड़ा हुआ था। वर्मा यही सोचने लगता है कि शायद उस झगड़े का और इस किलिंग का कोई कनेक्शन होगा। दूसरे सीन में अर्जुन नाम के एक बहुत ही अजीबोगरीब नमूने को दिखाया जाता है। मतलब ये अर्जुन अपने आप को एक्टर समझते रहता है। अपने ऑफिस में बिना काम किए 24/7 एक्टिंग की प्रैक्टिस करते रहता है। इसी दौरान इसकी पीए अर्जुन के पास आकर कहने लगती है, अरे सर आपका वॉल्यूम थोड़ा कम करिए, बगल रूम में मीटिंग चल रही है। लेकिन ये अर्जुन उस औरत को डांट डपट कर यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। खैर इस तरफ उस पुरानी बिल्डिंग में पिया नाम की एक लड़की उस टीनेज लड़की के पास आती है। ये टीनेज लड़की कहने लगती है कि और कितनी दिनों तक मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा, मुझे मेरी मम्मी पापा से बात करनी है। पिया कहने लगती है कि तुम्हारा ऑडिशन का टाइम अभी तक नहीं आया, जब तक तुम्हारा टाइम नहीं आता तुमको यहीं पर रहना पड़ेगा। और इसी तरह तुमको कोई भी याद नहीं कर रहा, तुम्हारे घर वालों ने ही तुमको मेरे हाथों सौंप दिया, सो तुम चुपचाप से यहीं पर रहो। इस तरह से इस लड़की के रूम को ताला डालकर बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन गौरव नाम के एक बंदे को कॉल करके पूछने लगता है, क्या तुमने सब कुछ सही से कर दिया ना? गौरव यही कहने लगता है, हाँ यार तुमने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। पुलिस वालों को अभी तक पता नहीं चला कि वो बॉडी किसकी है। और हाँ एक और बात, एक नया क्लाइंट आने वाला है, अगर तुम एक अच्छे से माल को सेट कर दोगे तो बहुत ही अच्छी डील बनेगी ये। हाँ इस बार तुमको भी आना पड़ेगा यार। इस तरफ अर्जुन की रिसेप्शनिस्ट अर्जुन के लिए एक पार्सल लाती है। ये देखकर अर्जुन इस बंदी को बहुत डांटने लगता है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा जिस पार्सल पर मेरा नाम होगा वही पार्सल मेरे कैबिन में लाओ, क्या इस डिब्बे पर मेरा नाम लिखा है? इस तरह से दोबारा अर्जुन इस बंदी पर बहुत चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ वर्मा और उसके टीम मेंबर्स आज़मा का घर के बारे में पता करके उसके घर में जाकर तलाशी लेने लगते हैं। तो पता चलता है कि आज़मा मरने से पहले अपने गाँव को कोई कुरियर किया था। तो आज़मा के गाँव का एड्रेस हासिल करके ये सारे लोग फटाफट से आज़मा के गाँव पर जाते हैं। आज़मा की माँ को ये बैड न्यूज सुनाने लगते हैं कि एक शूटआउट में आज़मा की मौत हो गई। ये सुनने के बाद आज़मा की माँ बहुत रोने लगती है। उसके बाद उस कुरियर के बारे में पूछने पर उस कुरियर में एक्चुअली एक पेनड्राइव होता है जो आज़मा ने अपने घर पर भेजा होता है। इसको चेक करने पर इसमें कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं। मतलब बात यह है कि एक दिन आज़मा ने अपने क्लाइंट के लैपटॉप में कुछ देखा था ना, वो यही चीज होती है, किसी लड़की की लाश। वर्मा सोचने लगता है कि इस लड़की को मैंने कहीं पर देखा हुआ है। तभी उसको जया की बात याद आती है। मतलब 2 दिन पहले जया ने वर्मा को एक लड़की की फोटोग्राफ सेंड की थी ना, ये दोनों लड़कियां सेम ही है। तो वर्मा और उसकी टीम मेंबर्स शॉक में रह जाते हैं कि आज़मा ने इन फोटोग्राफ्स को कहां पर खींचा होगा, किसके लैपटॉप से। तभी ये बात पता चलती है कि रिजवान वापस शहर आ चुका है। वर्मा और संजना रिजवान के पास जाकर जो हुआ वो बताने लगते हैं। ये सुनने के बाद रिजवान बहुत रोने लगता है। रिजवान कहने लगता है कि आज़मा मरने से पहले मैंने आज़मा के चेहरे पर कुछ जख्म को देखा था। मैंने उसको पूछा था कि किसी क्लाइंट ने तुमको मारा, लेकिन आज़मा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। और उसी तरह आज़मा हाई प्रोफाइल क्राइम्स के साथ ही जाया करती थी। उसके बाद अपने गांव में कुछ काम होने की वजह से मैं चला गया। बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, और मेरे गांव में नेटवर्क भी नहीं था। खैर दूसरे दिन वर्मा आज़मा के पेनड्राइव में जिस लड़की के फोटोग्राफ्स थे उन फोटोग्राफ्स को जया को सेंड करने लगता है। पता चलता है कि मरने वाली लड़की का नाम है तारा। बातों ही बातों में जया वर्मा से ये भी कहने लगती है कि तारा भी एक एस्कॉर्ट है। तारा मरने से पहले इसके ऊपर बलात्कार हुआ था। ये सुनने के बाद वर्मा यही सोचने लगता है कि शायद जिसने तारा को मारा उसी ने आज़मा को भी मारा होगा। उसके बाद वर्मा के टीम मेंबर्स वर्मा से कहने लगते हैं कि आज़मा के फोन को इरफान और रिजवान के अलावा 2 और लोग भी मैसेजेस किया करते थे। उनमें से एक बंदे का नाम है राजीव, शायद ये आज़मा का क्लाइंट हो सकता है, और दूसरी बंदी का नाम है अमीशा। और सर यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि आज़मा के फोन को अलग अलग नंबर से कुछ कोडेड मैसेजेस आ रहे थे। तो इन सारे कोडेड मैसेजेस को डिकोड करने पर वर्मा और उसकी टीम मेंबर्स को ये बात पता चलती है
कि एक्चुअली दूसरे लोग अज़मा को एक डेट और प्लेस बताया करते थे, शायद अज़मा से मुलाकात करने के लिए। उसके बाद वर्मा और उसके टीम मेंबर्स राजीव से जाकर मुलाकात करने लगते हैं। अज़मा के बारे में पूछने पर पहले तो राजीव थोड़ा बहुत नखरे दिखाने लगता है, जिसकी वजह से वर्मा राजीव को अपने पुलिस स्टाइल में इंक्वायरी करने लगता है। तो राजीव कहने लगता है कि एक दिन मेरी मुलाकात अज़मा से हुई थी और वो भी अनएक्सपेक्टेड, और उससे बात करने पर ही मुझे ये बात पता चली कि अज़मा एक प्रोस्टिट्यूट है। जब भी मुझे मन करता मैं डायरेक्ट उसको फ़ोन करके होटल बुलवा लेता। ऑफिस आने के बाद वर्मा अपनी टीम मेंबर से यही कहने लगता है, जो क्लाइंट लास्ट में अज़मा से मुलाकात किया होगा शायद उसी ने अज़मा को मारा होगा। अगर उसके बारे में पता करना होगा तो पहले हमको ये पता करना होगा कि अज़मा को कौन क्लाइंट्स के पास भेजता है। उसके बाद वर्मा और संजना अमीशा से जा मुलाकात करते हैं, वही जो हमेशा अज़मा को कॉल्स मैसेजेस किया करती थी। अमीशा भी एक स्काउट होती है। पूछने लगता है कि तुम लोगों को क्लाइंट्स के पास कौन सेंड करता है और तुम अपने गाँव से इतनी दूर कैसे आई। अमीशा कहने लगती है कि एक दिन शहर वाले हमारे गाँव पर आए थे, कुछ लड़कियों को सिलेक्ट किया था, कहा था कि मूवीज में चांस दिलवाएंगे, लेकिन शहर आने के बाद पता चला कि यहाँ का माहौल तो कुछ और ही है। धीरे धीरे उन लोगों ने मुझ जैसी लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन फील्ड में उतार दिया। एक्चुअली मुझे पता नहीं ये सब कुछ कौन चलाता है, हमारे फोन को सिर्फ मैसेजेस आते हैं कि किस वक्त पर कहाँ पर जाना है। वर्मा पूछने लगता है कि 3 तारीख को अज़मा तुमसे मिलना चाहती थी, उसके बाद उसकी मौत हो गई। तुम दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई, क्या तुम दोनों ने मुलाकात किया? तो ये सुनने के बाद अमीशा डरते हुए एक पेपर में कुछ लिखकर वर्मा के हाथ में थमाकर फटाफट से वहाँ से चली जाती है, और पेपर में ये लिखा होता है कि आज मैं दूसरी जगह पर जा रही हूँ, किसी दिन हम प्राइवेट जगह पर मुलाकात करेंगे, तब मैं आपको सारी बात बताऊंगी। खैर उसी रात वर्मा और उसकी टीम मेंबर्स अमीशा के घर का एड्रेस पता करके उसके घर पर जाने लगते हैं, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है। अमीशा की मौत हो चुकी होती है और मरने से पहले अमीशा ने सुसाइड लेटर छोड़कर गई होती है कि मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, इसीलिए मैं अपनी जान ले रही हूँ अपनी मर्जी से। थोड़ी देर के बाद फॉरेंसिक डॉक्टर यहाँ पर आकर अमीशा की डेड बॉडी को इंस्पेक्शन करते हुए वर्मा से कहने लगता है कि यह आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। किलर अमीशा को मारकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। जिस तरह से अमीशा के हाथ में जख्म है उसको देखकर ऐसा लगता है कि हत्यारा लेफ्ट हैंडेड है, लेकिन अमीशा तो राइट हैंडेड है, और उसी तरह इसके सर पर जबरदस्त चोट लगी है, मतलब हाथापाई हुई होगी। खैर उसी घर में वर्मा को अमीशा की डेली नोट मिलती है। पता चलता है कि एक्चुअली आज रात अमीशा जयपुर जाने वाली थी किसी क्लाइंट से मुलाकात करने के लिए। वहीं पर फ्लाइट टिकट्स भी मौजूद होते हैं, और एक और बात यह है कि अमीशा के साथ साथ कुछ और लड़कियां भी जयपुर जाने वाले थे। तो वर्मा की टीम मेंबर्स उन्हीं लड़कियों के बारे में पता करने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ जयपुर में एक एमएलए के बेटे सन्नी को दिखाया जाता है, जो फिलहाल अपने दोस्तों के साथ किसी रिसोर्ट में आकर एंजॉय वगैरह करते रहता है। और इसी तरह आज रात इस रिसोर्ट पर कुछ टीनेज लड़कियां भी आने वाली है। दूसरी तरफ अनीक नाम की एक औरत अपने साथ कुछ टीनेज लड़कियों को ऑडिशन के नाम पर जयपुर लाती है, और इनमें से एक टीनेज लड़की फोन हासिल करके पुलिस वालों को कॉल करने लगती है, अपने बारे में बताने लगती है। खैर उसी रात वो औरत अनीक इन सारे टीनेज लड़कियों को सन्नी के रिसोर्ट पर लाती है, और एक एक लड़की को एक एक कमरे में भेजने पर सन्नी के दोस्त उन लड़कियों का बलात्कार करने की कोशिश करने लगते हैं। वो सारी लड़कियां चीखने चिल्लाती रहती है। इसी दरमियान में वर्मा और उसकी टीम मेंबर्स इस रिसोर्ट के पास पहुंचकर इन सारी लड़कियों को बचा लेते हैं, और उसी तरह वो औरत अनीक को भी गिरफ्तार करने लगते हैं। इसको मार पीट कर पूछने पर अनीक गौरव का नाम लेती है। दूसरे दिन पुलिस वाले गौरव को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर इंक्वायरी करने लगते हैं। गौरव अर्जुन की फोटो वर्मा को दिखाकर कहने लगता है कि ये सारा बिजनेस यही अर्जुन चलाता है। पुलिस वाले अर्जुन की फोटो सारे पुलिस स्टेशन पर भिजवाकर अर्जुन की तलाश करते रहते हैं। उसके बाद गौरव वर्मा से कहने लगता है कि 2 साल पहले अर्जुन मुझसे मुलाकात करके इस बिजनेस के बारे में बताया। एक्चुअली मैंने भी कभी अर्जुन से मुलाकात नहीं की, सारी बात फोन में ही डीलिंग हुआ करती थी। वर्जिन लड़कियों की बहुत डिमांड है। गांव में ऐसे पूर्व फैमिलीज को सिलेक्ट करके वहां से टीनेज लड़कियों को शहर लाकर इनको इस धंधे में उतार देते हैं। वर्मा मरी हुई तारा के बारे में पूछने लगता है। गौरव कहने लगता है कि एक्चुअली तारा जर्मी जॉनसन के पास गई थी। वो जब भी इंडिया आता था हमेशा तारा के साथ ही टाइम स्पेंड करता था। वो एक साइको किस्म का बंदा था, लड़कियों को टॉर्चर करके एंजॉय करता था। अब कान करते समय जर्मी जॉनसन ने तारा का गला दबाकर मार दिया इत्तेफाक से। अब ये चीज बाहर ना आए इसीलिए मैंने तारा के गले पर गोली मारकर नदी में फेंक दिया। खैर उसके बाद वर्मा और उसकी टीम मेंबर्स वापस मुंबई आकर उस बार के आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उनको चेक करने लगते हैं। इसी में वर्मा को ये बात पता चलती है
कि उस रात रिजवान अपने गांव पर गया ही नहीं। उसके बाद क्या था, वर्मा और उसकी टीम मेंबर्स फटाफट से रिजवान के पास जाकर उसको मार पीट कर पुलिस स्टेशन लाते हैं। सारे सबूतों को दिखाकर पूछने लगते हैं कि बताओ तुमने हम लोगों से झूठ क्यों कहा, क्या उस रात तुम उसी बार में थे? तो रिजवान जो हुआ वो बताने लगता है। एक्चुअली 2 दिन पहले रिजवान की मुलाकात अजमा से हुई थी और उस दिन अजमा ने रिजवान को उस फोटो के बारे में बताया कि इसने अपने क्लाइंट के लैपटॉप में एक मरी हुई लड़की की फोटो देखी और अजमा इस दलदल से बाहर निकलने के लिए इसको एक आइडिया आता है कि इसी फोटो के जरिए से अपने क्लाइंट को ब्लैकमेल करना चाहती थी। लेकिन रिजवान ने अजमा की बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया और उसी तरह उस दिन रिजवान अपने गांव पर जाने वाला था। इस तरह से जब रिजवान रेलवे स्टेशन पर था तो अर्जुन रिजवान को कॉल करके कहने लगा कि एक लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है, तुम आज रात नाइट ओल बार में जाकर उसे सबक सिखाओ। तो उसी रात रिजवान व्हाइट हुडी पहनकर उस बार में जाता है। तो शॉकिंगली रिजवान को वहाँ पर इसके 2 फ्रेंड्स नजर आते हैं, वही अजमा और इरफान। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक ब्लैक हुडी वाला बंदा वहाँ पर आकर वहाँ के सारे लोगों को अपनी गन से मार दिया और इसी तरह अजमा को भी बहुत ही पास से मारकर इसका हैंडबैग चेक करने लगा। बाद में वो बंदा रिजवान को घसीटते हुए पीछे के दरवाजे बाहर जाने के लिए कहा। उसी वक्त रिजवान अपने गांव पर चला गया। तो ये सुनने के बाद वर्मा रिजवान से पूछने लगता है, उस किलर ने सारे लोगों को मार दिया लेकिन तुमको नहीं, क्यों? रिजवान कहने लगता है कि मैंने भी कभी भी अर्जुन को नहीं देखा, सब कुछ फोन में ही चलता है। सिर्फ मैं ही नहीं, इस बिजनेस में कोई भी बंदा अभी तक अर्जुन को नहीं देखा। रिजवान का बयान सुनने के बाद वर्मा को तो एक बात समझ में आती है कि एक्चुअली लास्ट टाइम अजमा जिस क्लाइंट के पास गई थी वो अर्जुन ही था और इत्तेफाक से अजमा ने अर्जुन के लैपटॉप में तारा के फोटोग्राफ्स को देख लिया। लेकिन अजमा ये नहीं जानती थी कि वही अर्जुन है और उसी तरह अर्जुन ने अजमा का मुंह बंद करवाने के लिए एक्स्ट्रा 10,000 रुपए दिया था। लेकिन अजमा इस फोटो से अर्जुन को ब्लैकमेल करना चाहती थी। इसी के बारे में अमित शाह से बात किया। थोड़ी देर के बाद संजना और अमित वर्मा के पास आकर कुछ बातें बताने लगते हैं कि किसी ने भी अर्जुन को नहीं देखा। अर्जुन हर 4 महीनों के बाद पिया और कुछ लड़कियों को पैसे भेजता रहता है ताकि ये लड़कियां गांव में जाकर गरीबों की फैमिली को ढूंढकर टीनेज लड़कियों को शहर लाए। जो कोई भी लड़की इस धंधे में आती है, हर लड़की हर महीना 1,25,000 रुपए अर्जुन को देना होगा। लेकिन कोई भी ये पैसा अर्जुन को डायरेक्ट नहीं देता। गौरव क्लाइंट्स को ढूंढता है, अर्जुन लड़कियों को उन क्लाइंट्स के पास भेजता है और वो लड़कियां अपने क्लाइंट से पैसे हासिल करके रिजवान को देते हैं और अर्जुन के अंडर में ऑलमोस्ट 30 लड़कियां होती है। मतलब यहाँ पर रिजवान एक कोरियर बॉय की तरह काम करता है, इसलिए उस किलर ने उस रात रिजवान को नहीं मारा। वर्मा रिजवान के पास जाकर इसे मार पीट कर पूछने लगता है कि तुमने तो कहा था कि तुमने अर्जुन को नहीं देखा, तो उसे पैसे कैसे पहुँचाते हो? रिजवान कहने लगता है, हाँ सर, मैंने अभी तक अर्जुन को नहीं देखा। हर महीना लड़कियां मुझे पैसे देती है और वो सारा पैसा एक बक्से में बंद करके मैं एक एड्रेस को सेंड करता हूँ। सो वर्मा और उसके टीम मेंबर्स जब उस एड्रेस के पास पहुँचते हैं, वो एड्रेस और किसी का नहीं, राजीव के ऑफिस का होता है। इसे मार पीट कर पूछने लगते हैं कि अर्जुन कौन है। राजीव कहने लगता है कि वो तो मेरा साला है, बगल वाले रूम में ही इसका ऑफिस है। तो ये जाने के बाद वर्मा और उसकी टीम मेंबर्स अर्जुन के पास जाते हैं और अर्जुन पुलिस वालों को देखकर अजीब तरह से बिहेव करते रहता है। कहने लगता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आप लोग आर्टिस्ट को गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसी वक्त अर्जुन की बहन आरती यहाँ पर आकर पुलिस वालों से पूछने लगती है कि आप लोग मेरे भाई को गिरफ्तार क्यों कर रहे हो। इस तरह से हायर ऑफिसर्स को कॉल करने की कोशिश करने लगती है। इसी दरमियान में अर्जुन पक पक कहकर आवाजें करते रहता है, अजीब अजीब तरह से बड़बड़ाते हुए। वर्मा वहाँ की रिसेप्शनिस्ट से पूछताछ करने पर रिसेप्शनिस्ट यही कहने लगती है कि अर्जुन तो बहुत ही पागल है, कभी भी अपने रूम से बाहर ही नहीं आता, हमेशा अपने रूम में रहकर कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहता है। तो यह सुनने के बाद वर्मा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि कहीं न कहीं कुछ मिस हो रहा है। दोबारा सारे एविडेंस को थरोली एग्जामिन करने लगता है। इसी दरमियान में वर्मा को एक जबरदस्त बात खनकती है। उसके बाद वर्मा उसकी टीम मेंबर्स फटाफट से आरती के पास जाकर यही सवाल पूछने लगते हैं, क्यों तुम अपने भाई का नाम इस्तेमाल करके क्राइम्स कर रही हो? टोलगेट की सीसीटीवी फुटेज से हमको ये बात पता चली कि तुम जयपुर गई थी। पहले तो आरती इन सारी चीज़ों को मना करने लगती है, लेकिन बाद में अपनी कहानी बताने लगती है कि बचपन से ही मैं बहुत ही स्मार्ट लड़की हूँ, पढ़ाई में स्पोर्ट्स में नंबर 1, लेकिन मेरे पापा हमारे सारे कंपनीज मेरे भाई अर्जुन के नाम कर दिया। बचपन में ही मेरी माँ ने मेरे फादर को छोड़ दिया। और इसी तरह यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि एक्चुअली आरती एक लेस्बियन होती है। आरती की माँ मरने के बाद आरती का फादर इसको हॉस्टल में डाल दिया और हॉस्टल में कुछ मर्द वहाँ की टीनेज लड़कियों को इधर उधर टच किया करते थे। तभी आरती को ये बात पता चली कि लड़कियों की शरीर की कितनी डिमांड है। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात होती है
अर्जुन इसके स्टेप मॉम का बेटा होता है। सारे कंपनीज अर्जुन के नाम पर होने के बावजूद भी ये बेवड़ा अर्जुन हर वक्त एक्टिंग के नाम पर अपने रूम में रहकर बड़बड़ाते रहता है। आरती ने इसी बात का फायदा उठाया, लड़कियों का बिजनेस करने लगी अपने भाई अर्जुन का नाम इस्तेमाल करके, और आरती जहाँ पर भी जाती लड़कों की तरह जाया करती थी। अब इसी दरमियान में वो बंदा जॉनसन तारा को मार दिया। उस दिन अज़मा आरती के साथ ही थी, मतलब अज़मा जानती थी कि आरती एक लिस्बियन है। इससे अज़मा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इसी दरमियान में अज़मा ने आरती के लैपटॉप में तारा के फोटोग्राफ्स को देख लिया। उसके बाद अज़मा ब्लैकमेल करने की वजह से आरती ने अज़मा को मार दिया। अब ऑफकोर्स वहीं पर रिजवान था, और रिजवान आरती के लिए ही काम किया करता था, जिसकी वजह से आरती ने रिजवान को बिना मारे छोड़ दिया। इस तरह से आरती ये सब कुछ बताने के बाद वर्मा से कहने लगती है कि आपके पास कोई भी सबूत नहीं ये सारी चीजें प्रूव करने के लिए। वर्मा एक के बाद एक सबूतों को गिनने लगता है। जब आरती अमीषा को मारने के लिए उसके फ्लैट पर गई थी तो इन दोनों के बीच हाथापाई हुई थी। इसी दरमियान में वहाँ पर आरती का बाल का सैंपल पाया गया, और इसी तरह अमीषा के नाखूनों में आरती का DNA भी, और वहाँ पर जो सुसाइड लेटर पाया गया उसमें तुम्हारी ही हैंडराइटिंग थी। और आरती ने जो फोन नंबर्स को इस्तेमाल किया वो सारे नंबर्स आरती के नाम पर तो नहीं थे, लेकिन टावर लोकेशन आरती के आसपास ही था। यह सुनने के बाद आरती कहने लगती है, और वैसे भी मैंने क्या गलत कर दिया, मैं तो एक बिजनेस कर रही थी। उन टीनेज लड़कियों के फैमिलीज को अच्छा खासा पैसा दिया, उन लड़कियों को जीने की एक राह दिखाई, और वैसे भी कांड कभी न कभी तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे वो शादी के पहले हो या तो फिर शादी के बाद। मेरे नजरिए में मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ऐसा कहते हुए आरती अपने बिल्डिंग से नीचे कूदकर आत्महत्या कर लेती है। खैर ऑफिस आने के बाद वर्मा के टीम मेंबर्स वर्मा से ही पूछने लगते हैं कि सर आपको आरती पर कैसे शक हुआ। वर्मा कहने लगता है कि जब हम लोग अर्जुन को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पर गए थे तो उस वक्त आरती के हैंडबैग से एक मैच बॉक्स नीचे गिरा था, और एक्चुअली ये मैच बॉक्स जयपुर में ही मिलता है, तो वहाँ से मैंने पहलुओं को जोड़ना स्टार्ट किया। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।